हाँ जी, क्या हाल है? स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। और आज इस नए लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, मनी। इससे पहले जो हमने पढ़ा था चैप्टर चैप्टर नंबर 1, वो था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा था। और अब हम आगे आ चुके हैं कई और कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए। तो पढ़ते हैं। तो इस मनी के चैप्टर में हम पहले तो मनी की डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ मनी को समझेंगे, क्यों मनी की ज़रूरत पड़ी, कैसे इवोल्यूशन हुआ मनी का, और फिर फर्दर इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि मनी होता क्या है। तो मनी वो कोई भी एक आइटम है जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। मनी कोई ऐसी चीज है जो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंजेस के लिए यूज की जाती है, या फिर कर्ज चुकाने के लिए भी यूज करते हैं हम मनी को, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या रीजन में या सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि जो अमीर लोग हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी यूज़ कर रहे हो, और जो गरीब लोग हैं वो डिफरेंट टाइप, है ना। जैसे कि हो सकता है कि जो अमीर हैं वो सोने चांदी के सिक्के यूज़ कर रहे हो, बाकी जो गरीब लोग हैं वो नॉर्मल आइटम्स को यूज़ कर रहे हो। तो जो मनी है वो अपनी फॉर्म भी चेंज कर लेता है डिफरेंट डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में और रीजन्स के हिसाब से भी। तो मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो मनी के ये 4 फंक्शंस हैं, मेन फंक्शंस हैं ये। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है, यानी कि इससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर पाते हैं इसकी मदद से। तो इसलिए हमने इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला है। अगर मेरे को कोई मान के चलो गुड चाहिए मार्केट से, जैसे कि मेरे को वीट चाहिए, तो मैं वीट तो मैंने ले लिया, तो मैं शॉपकीपर को क्या दूं ऐसा जिससे कि जो उसने जो मेरे को वैल्यू प्रोवाइड की है मैं भी उतनी ही वैल्यू उसको प्रोवाइड कर दूं। तो मेरे को उसको मनी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री में तो कोई दे नहीं देगा ना, सबको अपना बेनिफिट कमाना है। तो मनी जो है वो क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है, इसकी मदद से हम चीज़ों को खरीद पाते हैं। फिर है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट इसलिए है कि ये जो है एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है। ये वैल्यू को स्टोर करके रखता है। इसकी मदद से हम चीज़ों की जो वैल्यू है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि वीट जो है हो सकता है 20 रुपीज़ पर किलो है, मिल्क है 80 रुपीज़ पर किलो या लीटर, सॉरी, मिल्क है 80 रुपीज़ पर लीटर। तो इट्स ए यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी हम इससे चीज़ों के बारे में, उनकी वैल्यू के बारे में पता लगा सकते हैं और एक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं कि हमें कितना हमारा एक्सपेंडिचर है, हमारी कितनी अर्निंग है और कितनी हमारी सेविंग्स हैं। ये सब हम किसके फॉर्म में करते हैं, ये सब हम मनी की वैल्यूज़ के फॉर्म में ही करते हैं, यानी मनी की मदद से ही करते हैं। फिर है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो सीधी सी बात है, मनी जो है वो एक वैल्यू होती है उसकी, तभी तो हम उसको चीज़ों के बदले में ले पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं या दे पाते हैं किसी को। अगर उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं होगी तो भाई उसे क्यों लेगा कोई इंसान, और क्यों देगा उसके बदले अपनी वैल्यूएबल आइटम को। ठीक है, मैं दुकान वाला मेरे को वीट क्यों देगा, वीट जो है इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, वो मेरे को क्यों देगा, वो इसलिए देगा
क्योंकि उसे पता है जो मैं उसको मनी दे रहा हूँ उससे वो कोई और चीज़ खरीद सकता है, क्योंकि उस मनी के अंदर वैल्यू है। और क्या वैल्यू है उसके अंदर? उसके अंदर वैल्यू है बाकी चीज़ों को खरीद पाने की या अफोर्ड कर पाने की। ठीक है, ये वैल्यू है मनी के अंदर। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी मनी को हम डिफरेंट डिफरेंट मनी को हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। मनी क्या करता है? मनी एक स्टैंडर्ड है जिससे हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कंपेयर कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वीट को और मिल्क को कंपेयर कर पाएंगे। देखो वीट अलग है बिल्कुल, मिल्क अलग है, वैसे हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, दोनों बिल्कुल ही अलग अलग है। लेकिन मनी के ज़रिए हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? ये 20 रुपये के पर किलो होता है, ये 80 रुपीज़ पर लीटर होता है, तो हमें पता है कि कौन सा सस्ता और कौन सा महंगा है। तो हमें ये कैसे पता चला? हमने क्या किया, हमने इन दोनों को एक ही क्वांटिटी के साथ बांध दिया और वो है हमारा मनी। 20 रुपीज़, 80 रुपीज़, तो ये रुपीज़ है ना? ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमने कि हम इससे इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी है। अब मनी की ज़रूरत पड़ी क्यों? मनी की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि उससे पहले जो सोसाइटीज़ हैं वो बार्टर एक्सचेंज का यूज़ करती थी, या फिर डायरेक्टली गुड्स के बदले गुड्स दे रही हैं, सर्विसेज के बदले सर्विसेज दे रही हैं, ऐसे ही करती थी। उसमें बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज़ जो ऑफ़र कर रही हों वो सामने वाले को उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, बार्टर एक्सचेंज में। और दूसरा जो था, पहले जब हम कमोडिटीज़ का यूज़ करते थे यानी गुड्स के बदले गुड्स का यूज़ करते थे तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी था। हम गुड्स को डायरेक्टली गुड्स से कंपेयर नहीं कर सकते थे। जैसे मैंने बताया ना, एक 1 kg वीट को 1 लीटर मिल्क से कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। कैसे पता लगाएं कि कितनी वैल्यू किसकी कितनी है? तो जब एग्जिस्ट नहीं करता था तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता था सिस्टम। तो फिर हमें इसलिए भी हमें मनी की ज़रूरत पड़ी। और ये तो बता दिया मैंने आपको, ज़रूरी नहीं कि जो आप ऑफ़र कर रहे हो सामने वाले को वो चाहिए ही चाहिए। मान के चलो मेरा वीट लेके गया मिल्क वाले के पास और मैंने बोला यार मेरे से वीट ले लो और मेरे को मिल्क दे दो। अब ज़रूरी नहीं है ना जिसके पास मिल्क है वो वीट लेना चाहे, हो सकता है उसे ज़रूरत हो क्लोथ्स की या किसी और आइटम की। तो इसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, यानी कि दोनों को एक ही आइटम की दोनों को उसी आइटम की ज़रूरत होनी चाहिए जो दूसरा वाला बेचना चाहता है। यानी कि दुकानदार को भी वीट की ज़रूरत होनी चाहिए और मैं भी वीट देना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए। दूसरा, मेरे को मिल्क की ज़रूरत होनी चाहिए और सामने वाला मिल्क बेचना चाहता हो, ये भी होना चाहिए। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए, इसी को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। फिर मनी ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक पर्टिकुलर यूनिट को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को खरीदने के लिए, जो कि सब लोग एक्सेप्ट करेंगे चाहे उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा इवोल्यूशन पढ़ते हैं मनी का। इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो पहले क्या होता था, सबसे पहले हुआ बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे, गुड्स को गुड्स के संग एक्सचेंज करते थे। जैसे कि किसी एप्पल के बदले किसी काऊ को एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, फीट के बदले मिल्क को एक्सचेंज कर लिया, शूज़ के बदले क्लोथ्स को कर लिया। तो हमने क्या किया, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज कर लिया। फिर आया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर आइटम को हमने मनी के तौर पे उसे मान दिया। जैसे कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ठीक है, आयरन नेल्स, ऐसे करके।
तो हमने किसी पर्टिकुलर आइटम को एज अ मनी मान लिया और उसी को सारे लोग एक्सचेंज करने लग गए। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के लिए एक्सचेंज किया जा रहा था। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर आइटम को सारे लोग मनी मान लेते थे और फिर उसे एक्सचेंज करते थे। और क्यों मानते थे? क्योंकि वहाँ का जो अथॉरिटी होती थी, एक सेकंड, वहाँ की जो अथॉरिटी होती थी वो उनको कहती थी कि आप इसको मानने लग जाओ। इसी वजह से सारे लोग मानने लग जाते थे। फिर उसके बाद, अब जैसे इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद आया हमारा पेपर मनी। पेपर मनी ने क्या किया, और चीज़ें आसान कर दी। तो पेपर मनी ने प्रिंटेड नोट्स प्रिंटेड नोट्स को जन्म दिया और फिर हम प्रिंटेड नोट्स को, जो कि पेपर से बने होते थे, उनको यूज़ करने लग गए ऐसा मनी। और हमने क्यों यूज़ किया इनको? इनमें तो कोई वैल्यू भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये किसी अथॉरिटी के द्वारा बैक्ड थे और लोग इनको ट्रस्ट करते थे। दो फैक्टर है यहाँ पे। ये एक अथॉरिटी के द्वारा बैक्ड थे, यानी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट इनको बैक करती थी कि आप इसको यूज़ करें, और दूसरा लोग इसको ट्रस्ट करते थे, इसलिए पेपर मनी आया और सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद आया हमारा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सारे, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे प्लास्टिक से बने होते हैं, तो इसीलिए हम इनको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। इन्होंने थोड़ा सा काम और आसान कर दिया। जब सोसाइटी में इंटरमीडियरीज का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि हमारे बैंक्स हो गए, तो उन्होंने मनी को स्टोर करने लग गए। अब जब उन्होंने मनी को स्टोर किया और सोसाइटीज़ में टेक्नोलॉजी का और डेवलपमेंट हुआ, तो मनी को इजीली एक्सेस करने का तरीका ये हो गया कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से यूज़ कर पाएँ, या फिर मनी को डायरेक्टली उसमें स्टोर कर पाएँ। तो इसी वजह से फिर प्लास्टिक मनी आया। लेकिन प्लास्टिक मनी के लिए भी आपके पास मनी होने की ज़रूरत है, और उस मनी को पहले आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर बैंक के पास आपका पेपर मनी है तो ही वो आपके प्लास्टिक मनी को सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है? या तो आप लोन लें तो आपके पास प्लास्टिक मनी आएगा, या फिर आपको अपना पेपर मनी जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब आप प्लास्टिक मनी को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे डेबिट कार्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। डेबिट कार्ड को आपको कब मिलता है? डेबिट कार्ड आपको तब मिलता है जब आपका करंट अकाउंट हो या सेविंग्स अकाउंट हो। तो आपके करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में जितने पैसे होंगे उतने आप डेबिट कार्ड से एक्सेस कर पाओगे। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? आपको डालने ही तो पड़ेंगे। या तो आप डालोगे अपनी तरफ से, या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है, यानी जिसके यहाँ पे आप काम करते हो, वो डालेगा आपके अकाउंट में एज अ फॉर्म ऑफ वेजेस या इंटरेस्ट या रेंट। तो ऐसे प्लास्टिक मनी काम करती है। फिर हमारा डिजिटल मनी, यानी ये प्लास्टिक या पेपर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये डिजिटल है, कंप्लीटली डिजिटल है। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है हमारा, जो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है हमारा आजकल, हाईली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, इसमें क्या किया बैंक्स ने? डिजिटल मनी को इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि ऐसा मनी जिसकी कोई भी टेंजिबल फॉर्म नहीं है और वो कंप्लीटली इंटेंजिबल है, यानी आप उसे छू नहीं सकते हो, ना देख सकते हो, वो बस एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू है, और वो दूसरे लोगों के अकाउंट में चला जाएगा अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहो तो जैसे कि हमारा CBDC हो गया, ई रूपी उसका दूसरा नाम हो गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और इसी का दूसरा नाम है इंडिया के केस में ई रूपी। तो ये डिजिटल मनी का एग्जाम्पल है। फिर साथ ही साथ हमारी क्रिप्टो करेंसीज भी आ गई। इनको भी एज अ करेंसी या मनी के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है।
तो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वो करेंसी होती है जिसकी सोसाइटी में कोई वैल्यू होती है बेस्ड ऑन डिमांड। ठीक है, और इसको क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है और ये काफ़ी सिक्योर्ड मेथड से क्रिएट की जाती है और इसकी जो ट्रांसफ़र मतलब इसको जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो भी काफ़ी सिक्योर होता है, तो इनक्रिप्टेड होता है मतलब सब कुछ। तो ये है हमारा क्रिप्टो करेंसी, ये नई टाइप ऑफ मनी है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा कमोडिटी मनी एंड इट्स चैलेंजेस। तो कमोडिटी मनी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था राजा महाराजाओं के टाइम पे। तो जब सोसाइटीज़ डेवलप हो रही थी, पहले बार्टर एक्सचेंज आया, फिर उसके बाद आया कमोडिटी मनी। तो हम पहले कमोडिटी मनी को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे बार्टर को। तो कमोडिटी मनी में क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर आइटम को यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या एज मनी। ठीक है, देखो मनी का मतलब ये नहीं है कि पेपर का नोट हो, मनी है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो मनी फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता था, कमोडिटी मनी का, कमोडिटी का मतलब ही होता है प्रोडक्ट। तो वो मनी जो किसी प्रोडक्ट से बना हुआ है उसको हम कमोडिटी मनी बोलते थे। यहाँ पे कमोडिटी मनी में क्या होता था, किसी भी पर्टिकुलर आइटम को एज अ मनी डिक्लेयर कर दिया जाता था और उसे यूज़ किया जाता था। जैसे कि हमारे गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, आयरन नेल्स, ठीक है, ब्रॉन्ज के कॉइन्स या कॉपर के कॉइन्स, ये सब, सॉल्ट हो गया, ग्रेन हो गया। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन थी और सब लोग इनको एक्सेप्ट कर लेते थे, इसलिए इसको कमोडिटी मनी बनाया गया। ठीक है, अब आपको पता चल चुका है कि कमोडिटी मनी क्या होता है। अब इसमें वैल्यू, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, यानी कुछ ना कुछ इनकी वैल्यूज़ भी होती हैं। क्योंकि आप इन वैल्यूज़ को यूज़ कर, और वैल्यू कहाँ से आती है, इनके यूज़ से आती है। जैसे कि सॉल्ट की वैल्यू, आप सॉल्ट को यूज़ कर सकते हो, ग्रेन को यूज़ कर सकते हो खाने में, तो इनकी वैल्यू है। आयरन नेल्स को यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्शन में, तो उसकी अलग वैल्यू हो गई। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर ये प्रीशियस मेटल्स हैं, तो लोग इनको प्रेशियस कंसिडर करते हैं, तो इनकी अलग वैल्यू हो गई उस हिसाब से। फिर जब कमोडिटी मनी आया तो ये कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाया, हमने क्यों पेपर मनी की तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि इसके कई सारे चैलेंजेस थे। क्या चैलेंजेस थे, आज उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहली बात है प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो कमोडिटी मनी में बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट करती थी, रीजन टू रीजन, टाइम टू टाइम। मान के चलो सर्दियों का समय है, गर्मियों का समय है, खेती बाड़ी हो रही है और वीट को हार्वेस्ट कर लिया गया। वीट को क्या किया, हार्वेस्ट कर लिया गया, तो एकदम से क्या होगा, वीट की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो जो वीट की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी ना। अरे यार, पहले बहुत कम वीट एक्सिस्ट कर रहा था, तो जब उसकी डिमांड ज़्यादा थी तो उसकी वैल्यू हाई थी, लेकिन अब वीट हो गया बहुत ज़्यादा, तो और डिमांड उसके हिसाब से बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वीट की वैल्यू डाउन चली जाएगी ना। हमने पुराने वाले चैप्टर्स में यही तो पढ़ा है कि जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम रहती है तो प्राइस जो है वो नीचे जाती है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, वैल्यू डाउन हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू का मतलब तुम यही समझ लो, वैल्यू एक तरीके से प्राइस के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट, इक्वल टू नहीं है बट इक्विवेलेंट है। जब भी मैं वैल्यू बोलूँ तो एक मत सब समझ लेना कि मैं प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर वीट का जब हार्वेस्ट हुआ या फिर गोल्ड या कहीं पे बहुत सारा सोना या चांदी पाया गया, तो उससे क्या होता है, क्योंकि उनकी सप्लाई चेंज हो रही है तो उसकी वजह से उनकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाता था। तो ये भी बहुत दिक्कत की बात थी कि यार मनी जो है उसकी सेम वैल्यू रह ही नहीं रही है, तो लोगों को दिक्कत आती थी इस चीज़ में। फिर क्वालिटी इश्यूज, कुछ लोग क्या करते थे, गुड्स के बदले जो दूसरा गुड्स देते थे, यानी कि ग्रेन दे दिया या सॉल्ट दे दिया, वो लो क्वालिटी का दे दिया, लोअर क्वालिटी।
ठीक है। तो जो लोअर क्वालिटी का जो उन्होंने दिया वो डिटेरियोरेट हो जाता था समय के संग। जैसे मान के चलो सड़ा हुआ गेहूं दे दिया आपको और वो हाल 2 हफ्ते में ख़राब हो गया, और अच्छा गेहूं जो होता है वो महीनों महीनों तक रखा रहता है, वो ख़राब नहीं होता। तो ये चीज़ है। इनकी क्वालिटी इश्यूज भी होती थी। अब बोलो कि यार गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स तो ख़राब नहीं होते, ये बात सच है। लेकिन गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स जो होते हैं वो, उनमें रस्टिंग तो हो जाती है ना, वो काले पड़ जाते हैं कुछ समय के बाद या बहुत समय के बाद, तो वो क्वालिटी इश्यूज हो जाती हैं। फिर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, इनको स्टोर करना भी बड़ा मुश्किल था और ट्रांसपोर्ट करना भी बड़ा मुश्किल था। तो जो गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स थे या स्टैम्प्स थे, ग्रेन हो गया, सॉल्ट हो गया, आयरन नेल्स हो गए, इनको स्टोर करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि ज़्यादा जगह घेरते थे, और ट्रांसपोर्ट करना भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि हैवी थे, काफ़ी वजन था इनमें, ये सब। और बहुत समय तक हम इनको स्टोर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि थोड़े से टेंजिबल टाइप के भी थे ये, है ना। क्योंकि गेहूं जो है वो ख़राब भी तो हो जाता है, सॉल्ट जो है वो ख़राब भी तो हो जाता है बहुत ज़्यादा अगर उसे हम स्टोर करके रखें बिना कोल्ड स्टोरेज के। तो पुराने ज़माने में तो कोल्ड स्टोरेज होती ही नहीं थी। तो ये चीज़ है। फिर है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या है, इनमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कह सकते हो क्योंकि ये इकोनॉमिक डिमांड्स जो थी लोगों की उनको मीट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है लोगों की डिमांड्स जो हैं वो चेंज होती हैं। अब मान के चलो सोना तो फिक्स रहेगा ना, गोल्ड जो है वो तो फिक्स रहेगा, क्योंकि गोल्ड के रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल है ना। यानी गोल्ड जो है वो फिक्स रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अब लोग बढ़ रहे हैं, तो जब लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पैसा भी तो बढ़ना चाहिए। लेकिन पैसा उतना नहीं बढ़ पा रहा है, गोल्ड क्योंकि फिक्स है। तो ये जो था इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी उतनी कि वो हमारी जो इकोनॉमिक डिमांड्स हैं, डेमोग्राफिक डिमांड्स हैं, उसको पूरा कर पाए। तो ये चीज़ भी थी। फिर है प्रोडक्शन कॉस्ट। इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। यार गोल्ड को पहले ना सर्च करना कि कहाँ मिलेगा, फिर उसको खोदना, डिगिंग बोल लो, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना, प्योरीफाई करना, फिर उसको क्या करना, उस गोल्ड कॉइन में शेप करना, पॉलिश करना। देख रहे हो कितना सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉइन को क्रिएट करने में। तो इनको, इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत महंगा पड़ता था इनको बनाना। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल नहीं थे ये कमोडिटी मनी। ठीक है। फिर है सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क इसलिए क्योंकि ये टेंजिबल आइटम्स हैं, छू सकते हो आप इन्हें, देख सकते हो, तो इनको कोई चुरा भी सकता है। तो ये वल्नरेबल थे टू थेफ्ट एंड फ्रॉड, यानी कि कोई भी इनके संग फ्रॉड कर सकता है या थेफ्ट कर सकता है। गोल्ड कॉइन में मान के चलो मैंने कुछ सस्ता आइटम मिला दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया, कोई अलॉय मिला दिया या कोई और मेटल मिला दिया, तो मैंने क्या किया, एक फ्रॉड कर दिया मैंने। ठीक है। या फिर किसी के गोल्ड कॉइन रखे थे, वो कोई और इंसान चुरा के ले गया, तो यहाँ पे क्या हो गई, चोरी हो गई, थेफ्ट हो गई। तो ये वल्नरेबल होते हैं, यानी कि इनको चुराया जा सकता है, प्रोन होते हैं टू थेफ्ट एंड फ्रॉड। तो ये थे हमारे कमोडिटी मनी और इनके चैलेंजेस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक और लास्ट टॉपिक, जो कि है बार्टर एक्सचेंज। तो सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले तो यार बार्टर एक्सचेंज ही आया था। तो तुम बोलोगे यार मैंने आपको ये क्यों नहीं पहले पढ़ाया। तो पहले बाद में कोई सा भी पढ़ लो, वो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। बार्टर एक्सचेंज होता था जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स को ही यूज़ करते थे। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ पे हम क्या करते थे, गुड्स के बदले गुड्स। ठीक है। जैसे कि मान के चलो मेरे को चाहिए एप्पल और सामने वाले के पास है दूध, तो मेरे को, तो सामने वाले ने क्या किया, नहीं मेरे को एप्पल चाहिए और मेरे पास है दूध,
सामने वाले के पास एप्पल है और उसे चाहिए दूध, तो मैंने उसे अपने दूध दे दिया, उसने मेरे को अपने एप्पल दे दिए, हो गया एक्सचेंज। और हमने क्या किया, हमने किसी मनी का यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज कर दिया, उसे भी फ़ायदा हो गया, मेरे को भी फ़ायदा हो गया। तो इसी को हम बार्टर एक्सचेंज बोलते थे। ये काफ़ी पुराना है मेथड, ठीक है। काफ़ी समय तक ये थोड़ा बहुत तो देखो हर ज़माने में चलता है, लेकिन मोस्टली यार ये जब लोग बीसी और क्या कहते हैं लेस देन 700 AD उसी टाइम पीरियड में ज़्यादा चलता था और देखने को मिलता था। उसके बाद कमोडिटी मनी आ गई थी, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उन्होंने कॉइन्स को मिंट करना शुरू कर दिया था। हालांकि 700 AD से पहले ही कॉइन्स को मिंट करना शुरू कर दिया था, तभी हमें देखा है ना, हमें कॉइन्स मिलते हैं और स्टैम्प्स मिलते हैं। तो ये है। तो टाइमलाइन की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें टाइमलाइन नहीं पढ़नी है, हमें यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ना है। तो फिर बार्टर एक्सचेंज को हमने छोड़ क्यों दिया? क्यों हमने बार्टर एक्सचेंज की जगह हम कमोडिटी मनी को लाया और फिर कमोडिटी मनी को हमने पेपर मनी से रिप्लेस कर दिया? तो मैंने आपको पहले कमोडिटी मनी का तो बता दिया कि हमने उसको पेपर से रिप्लेस क्यों किया। अब जान लेते हैं कि हमने बार्टर एक्सचेंज को रिप्लेस क्यों किया था पहले। तो सबसे पहली बात है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि दोनों पार्टी को वो चीज़ चाहिए जो अगली पार्टी के पास है। ये जो है ये बड़ा मुश्किल होता था। यानी कि मेरे पास वीट है, सामने वाले के पास मिल्क है, मेरे को मिल्क चाहिए होना चाहिए और उस सामने वाले बंदे को वीट चाहिए होना, ये थोड़ा सा मुश्किल था। इसकी प्रोबेबिलिटी क्योंकि कम थी, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। इसी को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। यानी कि जो इंसान जो दो बेचने आए हैं उनको सामने वाले का आइटम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी उनके बीच में एक्सचेंज होना हो पाएगा। तो ये काफ़ी रेयर होता था और काफ़ी इनफिशिएंट होता था, यानी टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग होता था। तो एक तो ये चीज़ है। फिर नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड नहीं सेट किया गया था कोई भी, कि हम किससे कंपेयर करेंगे कि भाई किस चीज़ की कितनी वैल्यू है। 1 किलो दूध और 1 किलो चावल को हम कैसे कंपेयर करें, कि दोनों तो बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट आइटम है, ठीक है। और फिर इनको फलों से कैसे कंपेयर करें, एनिमल्स से कैसे कंपेयर करें, क्लोथ्स से, शूज़ से, या घर के यूटेंसिल से कैसे कंपेयर करें, क्योंकि इनमें कोई कॉमन चीज़ तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं होता था। अब जैसे मान के चलो, डिस्टेंस को आप किस चीज़ से मेजर करते हो? स्केल से मेजर करते हो ना। और स्केल में भी आपने कॉमन मेजरमेंट की यूनिट्स बना रखी है ना, यानी मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है इन्होंने कॉमन यूनिट्स एक्सेप्ट कर रखी हैं और वो इन्हीं यूनिट्स के हिसाब से मेजर करते हैं। तो यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हम इसी के हिसाब से मेजर करेंगे चीज़ों। बट यहाँ पे क्या था, कोई भी स्टैंडर्ड सेट था ही नहीं, जिससे कि दूसरे कभी कभी जो एक्सचेंज जो थे वो होना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। क्योंकि सामने वाला इंसान कह रहा है अरे नहीं तेरा आइटम जो है वो कम वैल्यू का है, दूसरा बोल रहा है नहीं मेरा आइटम ज़्यादा वैल्यू का है, ये सब। फिर इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी कि कुछ कुछ ऐसे गुड्स एग्जिस्ट करते थे बार्टर एक्सचेंज में कि उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब 1 किलो चावल को आधा किलो चावल तो बनाया जा सकता है, लेकिन मान के चलो कोई इंसान है वो एक बफले को एक्सचेंज करना चाहता है ना, और वो मांग रहा है बफलो के एक्सचेंज में 20 किलो चावल, लेकिन सामने वाले के पास सिर्फ 10 किलो चावल है और किसी के पास चावल है नहीं। तो वो क्या अपनी बफेलो को डिवाइड कर पाएगा? आधी बफेलो दे पाएगा उसे 10 किलो चावल के बदले? नहीं ना। तो यही चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी बार्टर एक्सचेंज में कुछ गुड्स और सर्विसेज के साथ। तो एक तो ये दिक्कत आती थी कि हम गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब कोई इंसान बोल सकता है कि यार बफले को तो हम काट के डिवाइड कर सकते हैं। अरे लेकिन फिर उसकी यार जो यूज़ है ना वो तो चला जाएगा ना, फिर बफलो जो है वो मिल्क नहीं दे पाएगी ना अगर तुमने उसे मार दिया तो जो इस इंसान को बफलो चाहिए थी वो चाहिए थी प्रॉपर फुल बफलो, जिससे वो उसका मिल्क प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है।
डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। अब इनको स्टोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। क्यों? इनकी वैल्यू जो थी, अब किसी प्रोडक्ट की वैल्यू थी बार्टर में, तो वो कमोडिटी से ही आती थी, यानी प्रोडक्ट से ही आती थी। तो मान के चलो मैं चाहता हूँ कि यार जो इस सीज़न है मैं थोड़े से आइटम्स को बचा के रख लेता हूँ, जिससे कि जो नेक्स्ट सीज़न आएगा वहाँ पे मैं उनको एक्सचेंज कर पाऊँ किसी और कमोडिटी के लिए या गुड्स के लिए। बट यार मेरे पास दूध है, मैं उसको ज़्यादा समय तक रख ही नहीं सकता क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, वो पेरिशेबल आइटम है। ठीक है, वो समय के संग डिटोरिएट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो एक तो ये भी दिक्कत थी कि हम जो इनकी वैल्यू है उनको हम स्टोर नहीं कर पाते थे, बड़ा डिफ़िकल्ट होता था स्टोर करना। जैसे आजकल आप अपने पैसे को वॉलेट में डाल के ना कितने भी समय तक घूम सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको कहीं भी स्टोर कर सकते हो तिजोरी में, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले ऐसा नहीं हो पाता था। फिर अब प्रॉब्लम्स विद डेफर्ड पेमेंट्स। अब ये क्या बोल रहा है? अब प्रॉब्लम्स विद डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब था कि वहाँ पे जो वैल्यू है प्रोडक्ट्स की, वो ओवर टाइम चेंज हो रही थी। ठीक है, जैसे कि मैंने 1 लीटर दूध के बदले 10 किलो चावल खरीदे, 10 kg राइस। लेकिन अब क्या हुआ, एक ऐसी महामारी आई जिससे कि जो चावल है, चावल की जो खेती है वो पूरी खराब हो गई। तो अब मुझे क्या मिल रहा है, अब मुझे 1 लीटर में सिर्फ 1 किलो चावल ही मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इनकी वैल्यू है वो समय के संग और इवेंट्स के संग बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। तो इस वजह से भी दिक्कत आती थी गुड्स एंड सर्विसेज को अक्वायर करने में, क्योंकि इनकी जो फिक्स वैल्यू नहीं हुआ करती थी, ये चीज़ है। फिर इनएफिशिएंसी एंड इनकन्वीनियंस, बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होता था लोगों को अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में, क्योंकि सर्च कॉस्ट होती थी। सर्च कॉस्ट है यानी आपको ढूंढना पड़ेगा पहले तो वो इंसान जो आपका गुड लेगा, ठीक है, अपने किसी गुड्स के बदले, है ना। और उसमें भी उसका जो गुड्स है वो वाला गुड होना चाहिए जो आपको चाहिए। तो सर्च कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी यहाँ पे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता था। तो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट होता था ये वाला मेथड, और इनकन्वीनियंट भी होता था। क्यों होता था? सर्च कॉस्ट की वजह से और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से। फिर नेगोशिएशन करना पड़ता था, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड था नहीं, कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू थी नहीं प्रोडक्ट्स की। तो बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन इन्वॉल्व रहता था, तो इसकी वजह से भी लोगों के अंदर कन्फ्लिक्ट्स आ जाते थे कि मैं तेरे को इसके बदले से इतना ही दूंगा और ये और वो। तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट रहता था ये लोगों के लिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ को ये अफेक्ट करता था। क्योंकि फिर लोग क्या करते थे, ये सोचते थे कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो वो किसी और प्रोडक्ट के बदले उसको एक्सचेंज नहीं करते थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं थी, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो अफेक्ट करती थी। क्योंकि लोग जो थे वो इतना ज़्यादा झंझट उठाना चाहते ही नहीं थे कि यार इधर जाओ, इसको ढूंढो उसको ढूंढो, फिर उनसे बार्गेनिंग करो, नेगोशिएट करो। इससे अच्छे उन्होंने ये सोचा कि हाँ जो हमारे पास है वही ठीक है। बहुत रेयरली लोग फिर इस प्रैक्टिस को यूज़ करते थे, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में अफेक्ट हमने देखने को मिला। तो आज के लेक्चर में हमने यार पहले मनी के बारे में पढ़ा, मनी के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, कैसे मनी इवॉल्व हुआ। फिर हमने कमोडिटी मनी को पढ़ा या कमोडिटी एक्सचेंज को पढ़ा। फिर आया हमारा बार्टर सिस्टम, इसमें हमने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा और इनके चैलेंजेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, चैलेंजेस एक तरीके से इनके प्रो, एक तरीके से डिसएडवांटेज हो गए। ठीक है, और ये हमें पढ़ना ज़रूरी है, स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी लिखेंगे या फिर आरबीआई जैसे एग्ज़ाम्स को लिखेंगे जहाँ पे इकोनॉमी पूछी जाती है, क्योंकि हमारे पास इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप यार ये वाला लेक्चर तुम्हें समझ में आया होगा। तो इसको यहीं पे रखते हैं। हमारा चैप्टर 2 जो है वो ऐसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा और डेली इससे रिलेटेड लेक्चर्स लाता रहूँगा। ठीक है, चलो।